हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th ग्रेड का फिजिकल केमिस्ट्री का सेक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द काइंड ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट वन where we are going to do the electrolysis and electrolytic cell, and in part 2 we are going to learn the electrochemical cell, galvanic cell and उसका function, नर्स इक्वेशन एट्सेट्रा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट वन से। पार्ट वन मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसके अंदर फैराडेज लॉ भी पढ़ेंगे, कोहराश लॉ भी पढ़ेंगे। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं पहले। वन इज कॉल्ड electrolytes. Okay, so this chapter is start from the electrolytes. That electrolytes is basically are the substance that conduct electricity by movement of the ion in its aqueous, fused and molten state. जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया एसिड, बेस और सॉल्ट का। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस या सॉल्ट ले सकते हो। द मीनिंग इज़ दैट कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक्वस मीन्स वाटर के साथ भी हो सकता है, फ्यूज्ड और मोल्टन कंडीशन में भी हो सकता है। अब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वन इज़ स्ट्रॉन्ग एंड अदर इज़ वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब एक्वस सॉल्यूशन फ्यूज या मोल्टन में 100% डिसोसिएट हैं, where the weak electrolyte partially dissociate. So we will have the example like H2SO4, NaCl, NaOH. कोई भी strong acid और strong base आप use कर सकते हैं। and weak electrolytes में partial dissociation से हम कोई भी organic acid, organic base या फिर कोवेलेंट कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बेसिकली एक केमिकल डिकम्पोजिशन है of electrolytes by passing of electric current. So that's a container which is called electrolytic container or electrolytic cell, which is holding the two electrode, metal electrode. One is anode and other is cathode. Anode have plus sign and cathode have minus sign, held by the external battery. Here the passing of electron flow from anode to cathode is take place, and anode पर हमेशा ऑक्सीडेशन होना है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। ये पॉइंट को याद रखना ज़रूरी है कि एनोडिक रिएक्शन इज़ अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड कैथोडिक रिएक्शन इज़ अ रिडक्शन। तो जैसे कोई भी एलिमेंट ले लिया या मेटल 0 से +1 पे चल रही है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब एनोड पे हुआ होगा। यहाँ पे ये 0 से -1 पे चल रहा है, मतलब ये रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैथोड पे हुई होगी। सो दीज आर द जनरल टर्मिनोलॉजी विच वी आर यूजिंग इन दिस चैप्टर। एंड दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, इट इज़ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। तो इस पूरी प्रोसेस में जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं एनोड पर या कैथोड पर, वो डिपेंड करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरह का है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, दैट चार्ज डेंसिटी, how the electron is flowing from anode to cathode and nature of the electrode inert है या एक्टिव है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे प्रोडक्ट डिसाइड होते हैं। सो नेक्स्ट टर्म आती है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स जनरली मेटल के ही होते हैं। सो इलेक्ट्रोड्स वी आर यूजिंग इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये एक्टिव भी होते हैं और नॉन एक्टिव भी होते हैं, ये मतलब इनर्ट भी होते हैं। जो एक्टिव इलेक्ट्रोड हैं जैसे जिंक, कॉपर, सिल्वर हो गया, और जो इनएक्टिव हैं जैसे प्लैटिनम एंड गोल्ड। सो इलेक्ट्रोड हमारे पास दो तरह के हैं, एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, दूसरे होते हैं इनएक्टिव और इनर्ट भी बोल सकते हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड जैसे जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, तो ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर तुमने एक मेटल इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलिटिक कंटेनर में डाल रखा है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन मीन्स उसकी थिकनेस धीरे धीरे कम होने लगेगी, ये इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे। जबकि इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं जैसे प्लैटिनम है, मर्क्यूरी है, गोल्ड है, ग्रेफाइट है, ये इलेक्ट्रोलिटिक कंटेनर में तुम यूज़ तो करोगे लेकिन इनकी थिकनेस पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, बिकॉज दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी केमिकल रिएक्शन। दिस जस्ट सिंपली जस्ट प्रोवाइड द मीडियम फॉर द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब क्वेश्चन आता है कि जब तुम इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस है। तो इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो बहुत सारी बुक्स में इसको SRP और SOP के बीच में दिया है कि किसी का SRP ज़्यादा है मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, या किसी का SOP ज़्यादा है तो उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा। तो अभी हाल फिलहाल के लिए वी विल लर्न दैट प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल की सपोज़ अगर तुम्हारे कंटेनर में 2 से ज़्यादा कैटाइन प्रेजेंट हैं और मे बी द एनाइन प्रेजेंट है,
तो अब इन दोनों में से कोई एक का ही रिडक्शन होना है, तो उसी कैटायन का रिडक्शन होगा जिसको कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वही प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल कहलाता है, जिसको हम SRP मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में कह सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल वी विल राइट ऑन द ईजी लैंग्वेज कि दोज हु आर लुकिंग फॉर द लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी they will get oxidized and reduce. Or else we could write higher the reduction potential, higher SRP value, higher the tendency to get reduced. And this is valid for cations. So like for example, if you have Na plus and hydrogen plus, so hydrogen plus in the reactivity series is coming down, it means उसका SRP ज़्यादा है, तो इसका reduce होने की tendency ज़्यादा होगी बजाय सोडियम के. So like based on this reactivity series we have learnt it, lithium plus का SRP value बहुत कम होता है. Then we have a K plus, then we have plus 2, Na plus, Mg plus 2, aluminium plus 3, then zinc plus 2, then Fe plus 2, like this way, where the silver, gold, platinum is coming behind. Anions में अगर बात करेंगे तो F minus, सल्फेट, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, silver and I minus. So increasing order of the SRP value, here the increasing order of the SOP, this is the SRP value and this is the SOP value. तो जिसका ज़्यादा SRP होगा वो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, और जिनका ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा. नाउ लेट्स डू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ केस 1 एक्वस NaCl, केस 2 फ्यूज्ड NaCl, fused or molten NaCl. So here the NaCl is giving us the sodium plus and Cl minus. Here the fused one NaCl is giving us the Na plus and Cl minus in the electrolytic container. यहाँ पे एक्वस है तो वाटर भी डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस एंड OH माइनस में. यहाँ पे फ्यूज्ड है तो बस इतना ही होगा. अब यहाँ पे ये कैथोड पर जाएगा बिकॉज कैटाइन है, और ये एनोड पर. तो एट कैथोड सोडियम प्लस विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू द सोडियम, वेयर एनोड पर इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू द क्लोरीन गैस. सो कैथोड पर तुम्हारा प्रोडक्ट आ जाएगा सोडियम और एनोड पे प्रोडक्ट आ जाएगा क्लोरीन. यहाँ पर 2 पॉजिटिव कैटाइंस हैं और 2 एनाइंस. सो अब Na प्लस और H प्लस में H प्लस का SRP हायर है, सो इट विल गेट रिड्यूस, एंड क्लोरीन एंड OH में Cl का हो जाएगा, तो Cl इज़ लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू द Cl2. तो बेसिकली जिनको कम एनर्जी की ज़रूरत होती है वो जल्दी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाएंगे. और हमने इलेक्ट्रोड इसमें इनर्ट ले रखा था, जैसे प्लैटिनम एंड ग्रेफाइट हम ले सकते थे. हमने कोई भी एक्टिव इलेक्ट्रोड नहीं लिया है. अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया होता तो इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती. तो हमारे पास वन मोर केस है विच इज़ कॉल्ड डाइल्यूटेड NaCl. डाइल्यूटेड NaCl इज़ होल्डिंग द वाटर ऑल्सो, सो इट विल गिव अस सोडियम प्लस, H प्लस, Cl माइनस एंड OH माइनस. बट NaCl की क्वांटिटी बहुत कम है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन विल गेट reduce at cathode and OH minus will release the oxygen gas. किस तरह से? OH minus is losing 1 electron, convert into HO. We can do twice. This should be twice like that. Multiply by the entire equation by 2. So it become 2 and this become O2. The O2 gas is out. So that could be the case 3. अभी हमने सारे केसेस में प्लैटिनम और ग्रेफाइट ही ले रखा है. Now next case we can take it, fourth one, aqueous NaOH. So aqueous NaOH we have a Na plus, H plus, we have OH minus. So here the hydrogen and oxygen will be out. This will give us the hydrogen and this will give us the oxygen. Sodium will remain into the solution. Fused NaOH किया तो fused NaOH में हमें सोडियम मिल जाएगा कैथोड पर और ऑक्सीजन मिल जाएगी एनोड पर. Aqueous CuSO4, aqueous, so we will have the copper plus 2, we have H plus, we have sulfate and we have OH minus. So in that case
copper will be out and the oxygen will be out. Aqueous CuSO4 we are doing with copper, मीन्स एक्टिव इलेक्ट्रोड ले रखा था, यहाँ पर एक्टिव इलेक्ट्रोड की जगह हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लैटिनम ले रखा था. नाउ दिस विल गिव अस that copper is gonna be converted into the copper plus 2 and this is gonna be converted into the copper. So एनोड पर ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडाइज होके सॉल्यूशन में जाएगा एंड सॉल्यूशन रिड्यूस होके कैथोड पर जाएगा. तो एनोड थिनर होता जाएगा और कैथोड थिकर होता जाएगा. अब क्वेश्चन आता है इनको कैलकुलेट करने का कि इनकी क्वांटिटी कितनी सेटल हुई है इलेक्ट्रोड पर. तो क्वांटिटी को सेटल करने के लिए एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है फैराडेज. एंड अब हम पढ़ने वाले हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. सो इन दिस सेक्शन हमारे पास दो लॉ है, एक है फैराडे फर्स्ट लॉ, एक सेकंड है फैराडेज सेकंड लॉ. सो फर्स्ट लॉ इज टेलिंग कि जो मास डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू दिस. सो W is a mass which is getting deposit and the Q is a charge which pass through the electrolytic cell. तो जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है विच इज़ कॉल्ड Z. इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट. एंड द स्टेटमेंट वी विल राइट दैट मास deposit on electrode directly proportional to the charge passed through this, where W is a mass of the substance which is getting deposit and Q is a charge passed through the electrolytic cell. And Z is a electrochemical constant or the electrochemical equivalent constant. The unit of Z would be equal to W by Q, so that should be kg by coulomb or else gram by coulomb. तो इसको डिफाइन भी किया जा सकता है कि if Q equal to 1 then Z would be is equal to the mass deposit on the substance. If 1 mole of electron charge pass through the electrolyte, then W is equal to ZQ, that W will convert into the E, equivalent mass. So we could write Z could be is equal to E by Q. जहाँ Q कितना है, 1 mole of electron means 6.023 10 to power 23 and charge is 1.6 10 to power minus 19. So Q should be is equal to n number of E, where n is a number of particle and E is a charge on it. So on calculation we will get it Z divided by 96500 coulomb, which considered to be the 1 Faraday. So we can say the 1 Faraday would be equal to 96500 coulomb. So 1 Faraday is represent the 1 mole of electron passed through the solution. So like for example, if I am writing sodium plus is gonna be converted into the sodium, then this is the 1 mole of electron, means how many Faradays pass through that. This is called 1 Faraday, means 96500 coulomb pass through to perform this equation. Similarly, if I am writing Mg plus 2 is taking 2 electron convert into Mg, so here we can say it's a 2 Faraday, means 2 into 96500 coulomb is passed through to perform this equation. So now we will write the different pattern of this formula. So W equal to Z and Q, so that should be is equal to I and T, current into time, and is E upon 96500 I and T, so that should be equal to gram molecular mass by n factor into 96500 I and T. Suppose if the substance in the gaseous pattern, then what we can write, density is equal to mass by volume. तो हम लिख सकते हैं that is the density into volume would be equal to ZIT. अगर इसकी थिकनेस क्रिएट करानी है तो वॉल्यूम हो जाएगा ZIT बाय डेंसिटी. इसको हम ऐसे भी तो अगर डायमेंशन भी पता लगानी है तो इसको एरिया इंटू थिकनेस कर सकते हैं. तो एरिया को लिख सकते हैं A इंटू B इंटू C would be is equal to ZIT by rho, the density of the substance. Similarly, we have a second law.
Second law is telling, if suppose we have a different electrolyte connected in a series, then whatever the mass deposited on these electrode is actually equal to their equivalent moles. So suppose here we have a A electrolyte, B and C, so we can write equivalent moles of A is equal to equivalent moles of B is equal to equivalent moles of C. So if I'm considering these two, so W1 upon E1 would be is equal to W2 by E2. So Faraday suggests, if suppose these electrolytes connect in series, then their mass ratio is actually equal to their equivalent ratio too. Similar pattern, we can write the charge efficiency or the current efficiency. Current efficiency, basically it's a charge required to carry out the particular process, or else that is the I we have observed, and this is the I, it's a calculative into 100, or else we can write W experimental by W theoretical into 100. That is also we can write. Now we write the application of electrolysis. So this is utilized through extraction of metal from ores and mineral. मतलब मेटलर्जी में हम यूज़ करते हैं, जैसे NaCl के एक्वस और मोल्टन स्टेट से अगर हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करते हैं. तो बेसिकली ये एल्कली अर्थ मेटल के लिए ज़्यादा यूज़ होती हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो लाइक तुमने सुन रखा होगा कि सिल्वर की चेन के ऊपर गोल्ड का लेयर लगा दिया या आयरन के ऊपर गोल्ड का लेयर लगा दिया. सो दिस प्रोसेस वी आर डूइंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस ओनली. थर्ड इज प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल. मेटल को प्यूरिफाई करना, जिसको रिफाइनिंग बोलते हैं. So that is also done by the electrolysis process. So however, it's a costly method, but for alkali and alkali earth metal, we don't have any other option apart from the electrolysis, so we have to do it. Rest is refining. Refining means we try to get the 99.9% का purification look out करते हैं. तो electrolysis से बेहतर आंसर कोई भी नहीं दे सकता. Now let's do some of the question based on the Faradays. So question 1. So in the question electrochemical for equivalence. So question we have, I have written all the given things. Question we have, electrochemical equivalent of copper is 0.0003296. So question we have, electrochemical equivalent of copper is 0.003296 gram per coulomb is given. Calculate the amount of copper deposited by the current of 0.5 ampere for 50 minutes. Pass through the electrolytes. So we have a formula, W is equal to ZIT. The W of copper we have to calculate. Z is given, that is 0.0003296. I is 0.5 and time is given 15 minutes. Convert into the seconds. So when you are calculating, you will get 0.4944 gram. Question number 2 है the electric current is passed through the 3 cell connected in series containing ZnSO4, acidified water, and molten CuSO4. These all three are connected in a series. Means they are talking about the Faraday's second law. What amount of the zinc and hydrogen are liberated when 6.25 gram copper is deposited? Equivalent weight for copper is given 31.70 and for zinc is given 32.60. So based on the Faraday's second law, we know that the equivalent moles of one metal would be equal to equivalent of the second. So equivalent moles of copper would be equal to equivalent moles of zinc. And similarly, equivalent moles of hydrogen. So equivalent moles, we know that it's a W given mass divided by the equivalent mass. This is for copper. For zinc would be equal to W by E for hydrogen. So here the copper mass is given and the 6.25 and the equivalent weight is given 31.70. So we will write
6.25 divided by 31.70, which is going to give us that the zinc W and zinc molar mass is given 32.6. Basically, it's an equivalent mass is given. And the weight of hydrogen divided by the equivalent, that is the 2 by charge is 2. So that become 1 for hydrogen. So we will get the answer. First we equate these two things to calculate the zinc, and later we can equate this thing and that thing to calculate the W. So when we are calculating these two, so the weight of zinc we are getting 6.43 gram, and for hydrogen we are getting 0.197 gram. Next question, we have electric current of the 100 ampere is passed through the molten liquid of the sodium chloride for 5 hours. NaCl is molten. Calculate volume of chlorine liberated at STP. So question we have, that is electric current of the 100 ampere is passed through the molten liquid NaCl for 5 hours. Calculate the volume of chlorine is liberated. So NaCl, when you dissociate, it convert into the Na plus and Cl minus. So Cl minus is losing one electron and convert into chlorine. So when we are going with the 2, it will be 1 mole of chlorine is out. So 2 Faraday is actually releasing the 1 mole of chlorine. So 2 into 96500 coulomb is releasing the 1 mole of chlorine. And they have asked the volume of chlorine. So let's find out. That is the Q, we know that it's a charge. Charge would be equal to current into time. So current is 100 ampere and time is 5 hours. So 60 into 60, and that should be X mole. So X should be is equal to, so when we solved, we got the 9.3 moles. So the volume would be is equal to 9.3 into 22.4 liter. So that should be is equal to 208.9 liters. We can calculate other way around also, like given mass is there, so the liberated volume should be is equal to molar volume by 96500 coulomb into INT. So molar volume 22.4 we have, I is given, that is 100 ampere into 5 hours divided by 96500, and N factor is 2. So this also should be is equal to 208.9 liters. I'll write here N factor. Molar volume value is 22.4. And thank you so much to stay connected with me. Part 2 कुछ 3-4 दिन में ही मैं पोस्ट कर दूंगी. And meanwhile you can finish the Faraday's law के questions from your book, reference book से कर सकते हो, NCERT से कर सकते हो. जहाँ से भी तुम्हें अच्छा लगे वहाँ से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो. इफ़ यू फाइंडिंग एनी डिफ़िकल्टी तो तुम मुझे ईमेल भी कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भी ड्रॉप कर सकते हो. थैंक यू. बाय बाय.